हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे oogenesis। लास्ट क्लास में हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था गैमेटोजेनेसिस का। गैमीटोजेनेसिस गैमीट्स का फॉर्मेशन, जिसमें पहले हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस इंटरेस्टिंग था, oogenesis बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ईजी प्रोसेस है अगर समझ में आ जाए तो, और ना समझ में आए तो आप बुक से पढ़ते ही रहिए और पढ़ते ही रहिए, समझ में नहीं आएगा। आप रटकर आप उसके स्टेप्स तो लिख सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से है, ध्यान से आप सुनिएगा, और मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं आपको कुछ ऐसे बढ़िया कॉन्सेप्ट्स दूंगा जो आपको याद करने में, मेमोराइज करने में और उनको समझने में आसानी होगी। इसके लिए जरूरी है जो oogenesis मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उससे पहले मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा चुका हूं, मेंस्ट्रुएशन बता चुका हूं। उसमें एग का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर कैसे होता है, ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका हार्मोनल एस्पेक्ट बताया था मैंने आपको। हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, याद है आपको, कैसे कैसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। यहां पर मैं हार्मोन्स का बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, हम बात करेंगे क्रोमोसोमल लेवल पर, हैप्लॉइड डिप्लॉइड के लेवल पर, और किस किस स्टेजेस के थ्रू oogenesis होता है। ये भी इट इज ऑल्सो अ सिमिलर प्रोसेस लाइक spermatogenesis, but there are quite differences between the spermatogenesis and oogenesis. The most major difference is about the duration of the spermatogenesis, between the difference between oogenesis and spermatogenesis. Spermatogenesis और oogenesis ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे फीमेल्स और मेल्स। जैसे कि अगर हम बात करें फीमेल्स और मेल्स में, फीमेल्स को हमारे घरों में ज़्यादा बढ़िया प्लानर्स माना जाता है, फैमिली प्लानिंग के लिए ज़्यादा बढ़िया हर चीज़ की प्लानिंग करती हैं बढ़िया तरीके से। अगर मैं बायो के नोट्स की बात करूं तो फीमेल लड़कियां ज़्यादा बढ़िया नोट्स बनाती हैं लड़कों से, ऐसा होता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। लड़कों के लिए लड़कियां ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम करती हैं सारे काम। अब जो अगर हम बात करें नेक्स्ट जनरेशन की, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें क्या करना है मेल्स और फीमेल्स में, तो मेल्स प्लानिंग होती है नेचर की तरफ से मेल्स की प्लानिंग होती है आफ्टर प्यूबर्टी, 12 to 13 ईयर्स की एज के बाद, 14 ईयर्स की एज के बाद, जब स्पर्म्स फॉर्मेशन शुरू होती है तब वहां पर प्लानिंग शुरू होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने देखा था कि टेस्टिस से जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, वहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल सेल से स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। यहां पर फीमेल्स के अंदर आपको क्या लगता है ये कब प्लानिंग करते होंगे कि हमें नेक्स्ट जनरेशन की बात करनी है? आप सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे। ये प्लानिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है इन देयर गेस्टेशन पीरियड ऑफ देयर मदर, यानी जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती हैं। कब होती हैं? जी हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज, हमारी सोच से भी पहले। हम कहेंगे साहब 5 साल पे शुरू करते होंगे या 2 साल पे शुरू करते होंगे। अपने खुद के पैदा होने से पहले इनकी नेक्स्ट जनरेशन की प्लानिंग शुरू हो जाती है कि हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपने एग्स तैयार करने हैं, जैसे स्पर्म तैयार होते हैं ऐसे एग तैयार करने हैं, वो तैयार शुरू हो जाती हैं। वहां से मैं कहानी शुरू करूंगा। एक्चुअली जो प्रोसेस ऑफ oogenesis है, ये जब अगर बर्थ से पहले शुरू हो जाता है तो हम 2 स्टेज में पढ़ेंगे कि बर्थ से पहले क्या क्या चेंजेस होते हैं और बर्थ के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। बर्थ से पहले उसको बोलते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ एग, प्रीनेटल डेवलपमेंट, NATL, प्रीनेटल डेवलपमेंट, एंड आफ्टर बर्थ बोलते हैं पोस्टनेटल डेवलपमेंट। तो हम इसको 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। बेटा इसमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को? अच्छा, अब सुनिएगा। जब ओवरी, देखिए जब जाइगोट बनता है, मैं फीमेल जाइगोट की बात कर रहा हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज ध्यान से सिर्फ सुनते रहिए। जैसे एक मूवी देखते हैं, खाली ध्यान से, उसमें दिमाग मत खर्च करो, सुनो जो सामने चल रहा है, फिल्म जो चल रही है उसे देखते जाओ और सुनते जाओ कहानी फुल कंसंट्रेशन के साथ। सिर्फ आप को ये कहीं पर लिंक नहीं तोड़ना है अपना, और एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जो कोई पॉइंट है उसको आप पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं और उसको पॉइंट्स को लिख दीजिए अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तभी अगर आप लिखते जाएंगे पॉइंट्स को तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा आपको। आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखी हैं, जिससे कि मेरा पूरा फोकस आपको समझाने पर यहां पर जाए, लिखने में मेरा भी कंसंट्रेशन डाइवर्ट ना हो। अब सुनिएगा जरा, हम बात करते हैं जब एम्ब्रियो फीमेल डेवलपमेंट होता है। देखिए जाइगोट है, एक जाइगोट डेवलप होगा और इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगा। जब जाइगोट डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट डेवलप करता जाता है। कब ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होनी शुरू होती है? ऑर्गन्स की फॉर्मेशन फर्स्ट मंथ से होना शुरू हो जाती है। सेकेंड मंथ पर ओवरी की फॉर्मेशन होनी शुरू होती है।
जो फर्स्ट मंथ होता है इसका, फर्स्ट मंथ जैसी जब शुरुआत होती है, जाइगोट जब डेवलप करता है फीमेल में, फीमेल एम्ब्रियो में जब डेवलप करता है, तो उसका जो यॉक सैक होता है, यॉक सैक समझते हैं आप, यॉक सैक में कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स। याद करिए मैंने आपको मेल्स में बताया था, मेल्स में क्या बताया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्मिनल एपिथेलियम होती है जहां से सेल माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। याद आ रहा है आपको? वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस में। यहां पर हम बात कर रहे हैं फीमेल की कब शुरुआत हुई, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में, प्रीनेटल स्टेज में जब शुरुआत होती है तो फर्स्ट मंथ में जो प्राइमोडियल, यहां पर ये जो यॉक सैक मैंने बनाया है, एम्ब्रियो, ये क्या है बेटा, एम्ब्रियो। ये एक एम्ब्रियो है, यानी जो मदर के वॉर्म के अंदर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है अभी बहुत स्टार्टिंग में, उसमें यॉक सैक में प्राइमोडियल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्राइमोडियल जर्म सेल्स। यहां पर लिखा है प्राइमोडियल जर्म सेल्स, बोल रहा हूं उनको प्राइमोडियल जर्म सेल्स। पूरे बोर्ड पर सिर्फ वो दिखेगा जो मैं दिखा रहा हूं, बना तो बहुत कुछ हुआ है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ उतनी चीज देखिए जो मैं दिखा रहा हूं आपको। मैंने यहां पर क्या बनाया, ग्रीन कलर से मैंने ये बनाया बेटा, व्हाट इज दैट, दिस इज यॉक सैक, सॉरी एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो का यॉक सैक। यॉक सैक में प्राइमोडियल जर्म सेल होते हैं और ये यॉक सैक में ये अपीयर होता है 4th वीक में, यानी 1 मंथ जब कंप्लीट होता है, जब गैस्टेशन पीरियड का 1 मंथ कंप्लीट होता है, तब यहां पर प्राइमोडियल जर्म सेल्स दिखते हैं और प्राइमोडियल जर्म सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं। अच्छा, ये बॉडी के सेल्स हैं, उस एम्ब्रियो की बॉडी के तो सेल्स हैं। मैंने आपको बताया 2 तरह के सेल्स, एक सेक्स सेल्स और बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स आर ऑलवेज, सोमेटिक सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड इन नेचर, डिप्लॉयड होते हैं। नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 2 होते हैं, एक पेरेंट से आता है हमारी बॉडी में, एक मदर से आता है। तो ये अभी जाइगोटी तो बना है, ये जाइगोटी तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, एक मदर से सेल आया, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे और एक फादर से आए, तो डिप्लॉयड है। यहां पर जो जर्म सेल्स डेवलप हो रहे हैं यॉक सैक में, ये हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स। क्या है बेटा? प्राइमोडियल जर्म सेल्स। और प्राइमोडियल जर्म सेल्स यहां पर माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं और मूव कर जाते हैं गोनेड में, यानी जो ओवरी उसकी बन रही होगी बेबी की यॉक सैक में, वहां पर यॉक सैक से फॉर्म होते हुए मूव कर जाते हैं ओवरी में। और यहां पर मूव करने के बाद ये जो फर्स्ट मंथ में अपीयर होते हैं, फर्स्ट मंथ में प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ये होते हैं 1700। कितने होते हैं बेटा? 1700 फर्स्ट मंथ में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, डेवलप करते रहते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन करते हैं, डेवलप करते रहते हैं और सेकंड मंथ तक आते आते 6 लाख फॉलिकल्स हो जाते हैं। कितने फॉलिकल्स हो जाते हैं बेटा? 6 लाख फॉलिकल्स सेकंड मंथ में हो जाते हैं और बढ़ते आते हैं, बढ़ते आते हैं, बढ़ते आते हैं और 5th मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड तक आते आते ये जो फॉलिकल्स हैं ये हो जाते हैं 7 मिलियन। कितने हो जाते हैं बेटा? 7 मिलियन फॉलिकल्स, 7 मिलियन फॉलिकल्स। अच्छा, 5th मंथ के बाद, जैसे अगर मान लीजिए शुरुआत में ये अनाउंस हुआ कि साहब जिम उसकी जियो की सिम फ्री मिल रही है, तो साहब पूरी पब्लिक भाग रही है, 5 लाख आदमी 7 लाख आदमी भाग रहे हैं। फिर बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ा कि साहब ये तो पैसे भी लेंगे, तो क्या हुआ, लोग फिर घटने शुरू हो गए। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या हुआ, फॉलिकल डेवलप होती चली गई। 5th मंथ के बाद अट्रेशिया में समझा चुका हूँ आपको कि एज बढ़ने के साथ सेल्स डिजेनरेट होते हैं। डिजेनरेट क्यों होते हैं ये मैंने आपको बता चुका हूं, जब मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया था तब उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एग डिजेनरेट होते हैं। यहां पर सिर्फ आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं, लेकिन आप यहां पर सिर्फ इतना भी समझ सकते हैं कि डिजेनरेट होते हैं और डिजेनरेशन का प्रोसेस लगातार चलता रहता है, घटते ही रहते हैं। जितने बढ़ने थे 5th मंथ तक बढ़ गए, 7 मंथ, और एट बर्थ 2 मिलियन फॉलिकल्स रह जाते हैं। जस्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 मिलियन फॉलिकल्स सिर्फ रह जाते हैं। ये प्रोसेस अभी भी रुका नहीं है, अब बेबी की बर्थ हो गई, 2 मिलियन फॉलिकल्स हैं उसमें, और ये प्रोसेस अभी भी लगातार चलता रहता है और प्यूबर्टी तक पहुंचते घटती जाएंगी 2 मिलियन से सिर्फ बचती हैं 60 to 80,000। कितनी बचती हैं? 60 to 80,000 फॉलिकल्स बचती हैं। और ये 60 to 80,000 फॉलिकल्स में ये नहीं, अच्छा तो 60 to 80,000 फॉलिकल्स ये क्या बनने आ रहे हैं? एग बनने। तो ये नहीं है कि सारे के सारे एग में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब एग में कन्वर्ट नहीं होते, इसमें से सिर्फ 400 से 500 एग में कन्वर्ट होते हैं पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में। आप सोचना यहां पर एम्ब्रियो में कितने डेवलप होने शुरू हुए? 1700 से 7 मिलियन तक, 7 मिलियन से घटते हैं लगातार, घटते सिर्फ 60 to 80,000 फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और 60 to 80,000 में सिर्फ कितने एग में कन्वर्ट होते हैं? 400 to 500। जैसे पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी किसी फीमेल में 12 इयर्स की एज में, 12 इयर्स या 13 इयर्स की एज में या 11 इयर्स की एज में, तो इनमें से कोई एक एग बनेगा, एक एग में कन्वर्ट होगा 500 में से, और बाकी सारे वेट करेंगे, रुके रहेंगे वहीं पर, डेवलप नहीं होंगे।
फिर अगर कोई 20 ईयर्स की एज में इन्हीं में से कोई एक आएगा, यानी जो 20 ईयर्स तक, और 12 ईयर्स में पहला, 20 ईयर्स तक, और फिर 25 ईयर्स की एज में कोई इन्हीं में से कोई एक, यानी उसने 25 ईयर्स वेट करा, और किसी ने फिर बाकी, और किसी ने मान लीजिए 32 ईयर्स या 35 ईयर्स की एज पर इन्हीं में से कोई एक आएगा। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर एक एग डेवलप होगा, यानी जितना एज बढ़ती जाएगी इतना इतना एग बूढ़ा होता चला जाएगा, लिथार्जिक होता चला जाएगा, यानी जितना एग बढ़िया होगा, जितना यंग होगा, उतना एनर्जेटिक होगा वो एग। तो क्योंकि रेस्ट आप भी अगर लगातार किसी का वेट कर रहे हैं, तो वेट करते 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 क्या होगा, एक अरे आ रहा है तो आ रहे हैं, वरना हम तो जा रहे हैं, एक थकान सी होने लगती है। तो ऐसी इन एग में ये माना जाता है कि जितना नया एग होगा उतना एनर्जेटिक होगा यहाँ पर। तो 500 एग यहाँ पर, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि 500 एग इनमें से बनते हैं 60 to 80,000 में से। तो ये बात थी कब की, ओवरी के अंदर की। ओवरी के अंदर प्यूबर्टी तक 60 to 80,000 फॉलिकल्स बचते हैं। अब यहां पर आते हैं, हम बात कर रहे थे कि ओवरी के अंदर प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल में, ग्राफिन फॉलिकल से एग रिलीज होता है। याद हो अगर आपको तो, ग्राफिन फॉलिकल से एग रिलीज होता है और ओव्यूलेशन होता है, बाकी फिर कार्पस ल्यूटेम बनता है और फिर कार्पस एल्बिकन बनता है। इस तरह से साइकिल चलती है। ठीक है बेटा, यहां पर जो अब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं कि ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। पूरी जो oogenesis की प्रोसेस है इसको हम 3 स्टेप्स में, लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको भी हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। पहला मल्टीप्लिकेटिव फेज, फिर ग्रोथ फेज, देन मैचुरेशन फेज, सेम एज इन स्पर्मेटोसाइट, लेकिन स्टेजेस अलग अलग हैं। देखिए यहां पर क्या, सबसे पहले माइटोटिक फेज, मल्टीप्लिकेटिव फेज, मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज मैं इसको रब कर सकता हूं बेटा, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो इसको आप नोट करिए। मेरे को थोड़ा सा बोर्ड पर जगह करनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए, मैंने बताया था। इसको आप, मैं रब कर रहा हूं, प्लीज नोट कर लीजिएगा चाहें तो। हो गया बेटा मेरा बिट, इसको याद रखिएगा। देखिए बेटा, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव फेज एंड आफ्टर दैट इट इज ग्रोथ फेज एंड देन मैचुरेशन फेज। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लिकेटिव फेज कहां पर होगा, कब होगा? मल्टीप्लिकेटिव फेज होगा बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ यानी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्रीनेटल स्टेज में। यहां पर क्या होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स, प्राइमोडियल फॉलिकल नहीं बोल रहा मैं, प्राइमोडियल जर्म सेल्स बोल रहा हूं। ये जर्म सेल्स डिवाइड करते हैं माइटोटिकली और बनाते हैं oogonia। क्या बनाते हैं? oogonia। oogonia माइटोसिस सेल डिवीजन करती हैं, यानी ये जो बॉडी सेल से बॉडी माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल सेम रहेंगे, यानी सोमेटिक सेल। तो यहां पर अगर 2n है, बॉडी डिप्लॉयड होती है, बॉडी डिप्लॉयड है तो ये भी क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, 2n होंगे। ये 2n माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे। और मैंने कितना बताया, लगभग कितने होंगे ये, लास्ट तक कितने बचते हैं, 60 to 80,000 फॉलिकल्स आर देयर। ये फॉलिकल्स को हम यहां पर बोलते हैं oogonia। किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, ये oogonia में। 60 to 70,000 करीब oogonia यहां पर प्रेजेंट होते हैं जो एग बनाते हैं। तो ये जो oogonia है ये डेवलप होते जाते हैं, डेवलप होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, और ये डेवलप होकर 60 to 70,000 oogonia ये कब तक डेवलप हो जाते हैं, टिल द प्यूबर्टी अटेन, जब तक प्यूबर्टी अटेन होती है, यानी पैदा होने के, प्रोड्यूस होने के 12 साल तक, 11-12 साल तक, जब तक प्यूबर्टी आती है तब तक ये वेट करते हैं, तब तक ये लगातार वेट करते हैं। और प्यूबर्टी आते आते यहां पर ये वेट करते रहते हैं। oogonia एक एग नेस्ट जिसे हम बोलते हैं, एग नेस्ट बना लेते हैं यहां पर। अब इसके बाद इनमें से यहां पर मान लीजिए बहुत सारे ये गर्ल्स हैं, फीमेल नेचर है इनका भी, फीमेल सेल हैं तो फीमेनाइन नेचर ही होगा। इन सबको बताया गया भाई यहां पर
जो आप में से, जैसे कौन बनेगा करोड़पति होता है, सब पहले बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग चुने जाते हैं, टॉप 10 कंटेस्टेंट होते हैं, फिर उसके बाद उनमें से कोई एक हॉट सीट पर बिठाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर इन लड़कियों से बोला गया, हम इनको मान लेते हैं गर्ल्स मान लेते हैं, फीमेनाइन कैरेक्टर मान लेते हैं, इनको बोला गया कि भाई अब सज जाओ, तुम्हारे से मिलने के लिए तुम्हारी शादी करवाई जाएगी। जैसे अभी तुम छोटे हो, जैसे जैसे बड़े हो जाओगे, जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शादी करवाई जाएगी, और जो शादी जिस दूल्हे से होगी वो लाखों में क्या करोड़ों में एक है। मालूम है ना आपको स्पर्म्स कितने आते हैं एक इजैकुलेशन में? 300 to 400 to 500 मिलियन स्पर्म्स आते हैं। तो जो करोड़ों में एक है उसके लिए फिर जो करोड़ों में जो आ रहा है एक छटकर, जिसको ये एक्सेप्ट करेगा, तो उसमें भी तो कुछ बात होनी चाहिए। तो यहां पर इन सबको ये सब बताया जाता है, भाई आप लोग कंपटीशन की तैयारी करो, बहुत टफ कंपटीशन है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मैंने बताया था आपको, बहुत टफ कंपटीशन है, और सबको पछाड़ते हुए कोई एक, जैसी प्यूबर्टी अटेन होती है, प्यूबर्टी अटेन होने पर एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट होता है, और उस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग में से कोई एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर करता है। और जब फिर होता है बेटा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है? कोई एक फॉलिकल साइज में बड़ी होती है, कोई डिवीजन नहीं हुआ, यहां पर माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में डिवीजन हुआ, उन्होंने oogonia बनाए, बहुत सारे oogonia बनाए, 60 to 80,000 oogonia यहां पर प्रेजेंट है। और ये oogonia जो है ये इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेटिव फेज है। क्लियर हो पा रहा है बेटा? यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी तरह का? श्योर। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेटिव फेज हो गया, मल्टीप्लिकेटिव फेज में डिवाइड करते रहते हैं oogonia। लेकिन एक बार जब ग्रोथ फेज में ये जाने लगता है, जितने भी oogonia होते हैं वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही फॉर्म होते हैं शुरुआत में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में, उसके बाद सिर्फ घटते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले 1700 होते, फिर 60,000 हुए, 6 लाख, फिर 5th मंथ में 6 लाख हो गए, 7 लाख तक फॉलिकल हो गए, फिर उसके बाद घटने शुरू हो जाते हैं, 2 लाख फॉलिकल रहते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। वो जितने होते हैं उतने ही रहते हैं, वो बढ़ते नहीं है। माइटोसिस उसी के दौरान होता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव फेज कब होता है? बिफोर अटेनिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले मल्टीप्लिकेटिव फेज होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, सॉरी बिफोर बर्थ मल्टीप्लिकेटिव फेज होता है, उसके बाद किसी भी तरह का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव फेज में यहां पर जो ग्रोथ में कब जाएगा सेल? जब ग्रोथ होगी, ये ग्रोथ फेज होगा। ग्रोथ फेज कब होता है? ग्रोथ फेज होता है जब प्यूबर्टी अटेन हो जाती है, पहली फर्स्ट टाइम जब प्यूबर्टी अटेन होगी, जब मेंस्ट्रुएशन होगा फर्स्ट टाइम किसी गर्ल को, तब यहां पर ये ग्रोथ फेज में एंटर करेगा। और जब ये एंटर करेगा तो ये साइज में ग्रो करेगा। कितना साइज में ग्रो करेगा? ह्यूमन फीमेल्स में जो एग होता है, जो ये oogonia होता है, जो एक कोई सेलेक्ट होकर आएगा और जो साइज में ग्रो करेगा वो करेगा 200 टाइम्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा नीट में, 200 टाइम्स ह्यूमन एग ग्रो करेगा, 200 टाइम्स। इससे भाई खुशी की वजह से तो ग्रोथ कर जाएगा एकदम, कि भाई मेरे को इतने 60 से 80 हजार फॉलिकल्स हैं, उनमें से मेरे को चुना गया है, तो ये तो भाई खुशी की वजह से ग्रो करता जाएगा, चमक आती जाएगी चेहरे पर कि स्पर्म से मैं मिलने जा रही हूं, और ये ग्रो करता जाएगा। किसी तरह का कोई डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन नहीं होगा तो जैसा ये है वैसा ये होगा, यानी ये 2n है। 2n का मतलब क्या है? 2n का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 डबल हैं, 2n। और 2 कैपिटल N का मतलब क्या है? यहां पर सिंगल स्ट्रक्चर्ड है। सिंगल स्ट्रक्चर्ड का मतलब सिंगल क्रोमेटेड। मींस अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो यहां पर जो क्रोमोसोम होंगे डिप्लॉइड सेट तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? सिंगल स्ट्रक्चर्ड। कैसे होंगे बेटा? सिंगल स्ट्रक्चर्ड ये। लेकिन जब ग्रो करेगा तो यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पर ये है कि जो ग्रो करेगा वहां पर क्रोमोसोम्स कितने होंगे? यहां पर क्रोमोसोम्स भी 2 ही होंगे, क्योंकि यहां पर 2n है तो ये ग्रो कर रहा है, यहां पर 2n होंगे। लेकिन कैसे होंगे? डबल स्ट्रक्चर्ड, यानी इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जो डीएनए कंटेंट होगा वो डबल हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होंगे, सेंट्रोमियर सेम है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस जब बता रहा था, तब ड्यूरिंग म्यूसिस मैंने आपको ये समझाया था। और इसी तरीके से यहां पर ये इस तरह से यहां पर कितने क्रोमोसोम है? 2n है डिप्लॉइड सेट। यहां पर कितने? यहां पर भी 2n है, लेकिन हर एक क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होंगे। तो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कितना होगा? 4n। कितना होगा बेटा? 4n। यहां पर 2n क्रोमोसोम, स्मॉल n, और कैपिटल N क्या है? जेनेटिक मटेरियल। 2n क्या है? डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पर ये तो 2n है, लेकिन क्या ग्रो करेगा? जेनेटिक मटेरियल कितना हो जाएगा? 4n। क्यों होगा? अभी डिस्कस करेंगे इसको।
तो हम बात कर रहे थे कितना ग्रो होता है, 200 टाइम्स ग्रो कर जाता है। अच्छा, जो हैन होती है, हैन में भी 200 टाइम्स ग्रो कर जाता है। फ्रॉग में 2000 टाइम्स ग्रो करता है, 2000 टाइम्स। और ड्रोसोफिला में लगभग 90,000 टू 1 लाख टाइम्स ड्रोसोफिला में उसका एग डेवलप कर जाता है ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज। तो यहां पर ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, क्या चीज ग्रोथ करती है? उसके अंदर यॉक की फॉर्मेशन होती है। एक्चुअली किस चीज की फॉर्मेशन होती है? यॉक। जो जैसे मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा, उसके अंदर येलो स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यॉक। यॉक की फॉर्मेशन होती है, उस यॉक की फॉर्मेशन को बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? वाइटेलोजेनेसिस। जी, यहां पर oogenesis में यहां पर जो ग्रोथ होगी, यहां पर 1 लाख फॉलिकल्स, सॉरी 1 लाख टाइम्स यहां पर ग्रो कर जाता है, हम ये बात कर रहे थे। अच्छा, यहां पर जो ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज में डेवलपमेंट कब होगा? जब मेंस्ट्रुएशन में एंटर कर जाएगा। ये 2n और ये 4n। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखिए यहां पर आगे, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ग्रोथ फेज के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर करना स्टार्ट करेगा। और जब ये एंटर करना स्टार्ट करेगा, मियोसिस फर्स्ट होना, इसको यहां पर जब ये ग्रोथ कर जाएगा, इसको बोलेंगे बेटा प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte। मैं यहां पर आपको यॉक की बात बता रहा था कि यॉक के फॉर्मेशन को वाइटेलोजेनेसिस बोलते हैं। जो मुर्गी का अंडा होता है, मुर्गी का अंडा, उसमें येलो वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं यॉक। यॉक की फॉर्मेशन को वाइटेलोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहां पर जो ये ग्रोथ क्यों होती है? अगर एग फीटस के साथ है, अटैच है, तब तो उसको मदर की वॉल से नरिशमेंट मिलता रहता है। लेकिन अगर एग बॉडी से बाहर हो गया, जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, एग ले करने के बाद तो बॉडी से अलग हो गया, अब उसको नरिशमेंट किससे मिलेगा? यॉक से ही तो मिलेगा। इसी तरीके से तो वहां पर हैन में यॉक की जरूरत है, इसी तरीके से फीमेल में एग की यॉक की जरूरत बहुत कम है, क्योंकि नरिशमेंट मिलता रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल। वी विल डिस्कस इट लेटर। लेकिन यहां पर यॉक के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इसको रब करूंगा, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए कि ग्रोथ फेज में कितना ये ग्रो करता है। 200 टाइम्स ह्यूमंस में, 200 टाइम्स हैन में, 2000 टाइम्स फ्रॉग में, 1 लाख टाइम्स ड्रोसोफिला में। ठीक है बेटा, मैं इसको रब करता हूं और ये लिख लीजिए साथ में। ग्रोथ फेज में किस चीज की ग्रोथ होती है? 2 चीजों की ग्रोथ बताई मैंने आपको। एक तो जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है, क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते, जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। साथ साथ यहां पर यॉक की फॉर्मेशन होती है, यॉक डेवलप होता है यहां पर। ठीक है बेटा, मैं इसको रब कर। और फॉर्मेशन ऑफ यॉक इज सेड टू बी वाइटेलोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ यॉक को? वाइटेलोजेनेसिस। मैं इसको यहां पर रब करता हूं। जी बेटा, अब देखिए यहां पर क्या होगा। अभी तक आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने 2 फेज, पहला मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या हुआ? जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थे वो माइटोटिक सेल डिवीजन कर रहे हैं, और माइटोटिक सेल डिवीजन करके oogonia का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब oogonia रेस्ट स्टेज में रहेगा, और अब ये जाएगा अंडर ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज बहुत लॉन्गेस्ट फेज होता है, ये टिल प्यूबर्टी मैनी ईयर्स का होता है। ग्रोथ फेज बहुत ईयर्स का होता है, 11 to 12 ईयर। जब तक प्यूबर्टी अटेन नहीं होती तब तक ग्रोथ फेज होता है। आफ्टर प्यूबर्टी ये ग्रो करना शुरू करता है, एक फॉलिकल को ग्रो करना शुरू करती है, बाकी सबको, बाकी सारी फॉलिकल्स को ये पीछे पछाड़ती हुई जाती है, छोड़ती हुई जाती है। कैसे, ये मैं बता चुका हूं आपको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और फिलहाल यहां पर बस आपको ये सुनना है, कोई एक फॉलिकल ग्रो करती है, जो एक फॉलिकल ग्रो करती है उसका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, बस डबल स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। बात क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये वाला। और यहां पर हम इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte ये जाता है डिवाइड करने, यानी एग बनने के लिए। एग बनने के लिए इसको अब यहां पर इसके बाद होगा बेटा मैच्योरेशन फेज स्टार्ट। ये तो हो गया ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में बस क्या हुआ, जो oogonia था, जो बने थे काफी सारे oogonia, वो डेवलप कर गए, बड़े हो गए नरिशमेंट लेकर फॉलिकुलर सेल से। और अब वो मिलने जा रहा है, अब वो जा रही है एग पूरी तरीके से, यानी कि सजने जा रही है, दुल्हन बनने जा रही है, कोई मिलने आ रहा है उससे। एग क्यों फॉर्म हो रहा है? इस फर्टिलाइज होने के लिए, यानी स्पर्म आ रहा है, उसी की तो वेट में जा रही है। तो यहां पर इसके लिए उसको म्यूटिक सेल डिवीजन में जाना पड़े, म्यूसिस करना पड़ेगा, म्यूसिस फर्स्ट। मैच्योरेशन फेज जो है ये 2 स्टेप में होता है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड। तो यहां पर पहला होगा म्यूसिस फर्स्ट। जब म्यूसिस फर्स्ट होता है, म्यूसिस फर्स्ट में अच्छा ये कहां पर रुकती हैं, कब आकर रुकती हैं? ये रुकती हैं बेटा म्यूसिस फर्स्ट जब होता है, म्यूसिस फर्स्ट जब होगा यहां पर, तो ये
सिंगल हैप्लॉइड सेल ये बनेगा और हैप्लॉइड सेल ये बनेगा, दो हैप्लॉइड सेल बनेंगे। भाई अगर मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, एक से दो बनेंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। तो यहां पर अगर दो हैं तो यहां पर कितने कितने हो जाएंगे, सिंगल सिंगल हो जाएंगे, यानी हैप्लॉइड सेल फॉर्म होंगे और बराबर हैप्लॉइड सेल फॉर्म होने चाहिए। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं एक छोटा और एक बड़ा, ये क्यों भाई, अगर ये डिवाइड होंगे तो एग कितना बनना है, एग तो एक ही बनना है भाई, दुल्हन तो आगे एक ही बढ़नी है। अगर ये डिवाइड हो गए और दो बराबर के सेल बना लिए इन्होंने तो मुश्किल हो जाएगी भाई, एक साथ दो एग फॉर्म नहीं हो सकते। तो यहां पर क्या है, इसको ज्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो साइटोप्लाज्म की कमी हो जाएगी। तो यहां से यहां पर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आता है और यहां पर मेजर साइटोप्लाज्म आता है। तो जो पार्ट जिसमें बहुत छोटा साइटोप्लाज्म आता है इसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा, पोलर बॉडी, दैट इज फर्स्ट पोलर बॉडी। और जिसमें बड़ा साइटोप्लाज्म आता है दिस इज सेड टू बी सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है, दिस इज प्राइमरी oocyte और मियोसिस फर्स्ट के बाद ये होता है सेकेंडरी oocyte। अब क्वेश्चन ये आता है बहुत बार कि ये ग्रोथ फेज में ये अरेस्ट कब होता है, ये कब रुक जाता है, आगे कब बढ़ जाता है, कहां पर रुकता है, किसके बाद आगे डिवाइड करना शुरू करता है। ये मियोसिस फर्स्ट में ये रुकता है, अरेस्टेड एट द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में होता है बेटा प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज में भी 5 स्टेजेस आपने पढ़ी होंगी। तो उसमें जो डिप्लोटिन स्टेज होती है, डिप्लोटिन स्टेज में जब क्रोमोसोम्स अपने आप को डबल कर लेते हैं, मैंने बताया आपको क्रोमोसोम्स अपना जेनेटिक मटेरियल डबल कर लेते हैं, दैट अकर्स इन डिप्लोटिन स्टेज। तो डिप्लोटिन स्टेज में यहां पर ये अपने आप को अरेस्ट कर देती है, यहीं पर रुक जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये oogenesis में जब ग्रोथ फेज होती है तो फॉलिकल आकर यहां पर वेट करता है, रुकता है। क्यों रुकता है, किस वजह से रुकता है, क्योंकि यहां पर किस स्टेज में रुकता है, तो डिप्लोटिन स्टेज में रुकता है, प्रोफेज फर्स्ट की। समझ में आ रही है बेटा बात यहां तक। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं, फिर से रिपीट करते हैं हम यहां तक। प्राइमोडियल जर्म सेल्स डिवाइड करते हैं और माइटोटिकली डिवाइड करके वो बनाते हैं oogonia। बहुत सारे oogonia बनते हैं। ये जो oogonia 60 to 80,000 oogonia बनते हैं, इनमें से 2n डिप्लॉयड होते हैं। इनमें से कोई एक, जैसे प्यूबर्टी अटेन होती है, कोई एक साइज में बड़ा होता है और बनाता है प्राइमरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो 200 टाइम्स बड़ा होता है। क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें, एक तो क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज होता है, सॉरी जेनेटिक मटेरियल अपने आप को डबल करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं और वाइटलोजेनेसिस होता है, यानी यॉक की फॉर्मेशन होती है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद जब ये डिवाइड करने जाता है, जब ये मैच्योर्ड होने जाएगा, तो मैच्योर होगा तो मैच्योर होने के लिए इसको 2 स्टेप फॉलो करने होंगे, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है दिस इज हैप्लॉइड डिवीजन, ये जिसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं, कैसे बनते हैं बेटा, हैप्लॉइड। अब इसमें सिंगल जेनेटिक मटेरियल आएगा, 2 अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक में साइटोप्लाज्म कम जाता है, एक में साइटोप्लाज्म ज्यादा जाता है, क्योंकि एक ही एग बनना होगा। जिसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा जाएगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। और इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। पानी कूल नहीं है, क्या है बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी और ये फर्स्ट पोलर बॉडी, अच्छा भाई जब दोनों डिवाइड हुए तो दोनों डिवाइड होने के बाद दोनों को हक था स्पर्म से मिलने का, लेकिन इसको बेचारे को बड़ा छोटा साइटोप्लाज्म दिया गया, इसको कम साइटोप्लाज्म, इसको बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म दिया गया। तो ये दुखी होकर सुसाइड कर लेता है कि भाई डिजनरेट हो जाता है कि भाई मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों, मेरे को दुनिया में जीना नहीं है, और दे गेट डिजनरेट। समझ गए। ये जो एग है, मैं ये बात कर रहा था कि यहां पर जो ग्रोथ फेज में रुकता है, जो ग्रोथ में वेट करता है, भाई आगे बढ़ने के लिए वेट करेगा। अभी तो ये इसमें से सेलेक्ट करा गया और जो वेट करेगा, एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis शुरू हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर कर गया, तो ग्रोथ फेज में जो ये वेट करता है, किस स्टेज में यहां पर वेट करेगा, ये ग्रोथ फेज में आने से पहले किस स्टेज में वेट कर रहा था, ये वेट कर रहा था oogenesis अरेस्टेड एट द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लोटिन स्टेज में ये वेट करता है। इसके बाद जब ये एंटर करता है तो ये अपनी मियोसिस सेकंड कंप्लीट करता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करते करते ये हैप्लॉइड सेल बनाता है, और हैप्लॉइड सेल बनाकर ये बनाता है सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte के बाद ये डिवाइड करेगा आगे फर्दर, एग में कन्वर्ट तब होगा जब ये मियोसिस सेकंड करेगा, लेकिन ये आगे डिवाइड कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इसके पास जब ये डेवलप होता है, 2 में डिवाइड होता है, तो इसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता। क्या नहीं होता, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेल डिवाइड करना। इसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता।
और ये तब डेवलप करेगा आगे, फर्दर तब डेवलप करेगा जब स्पर्म आएगा। भैया इसको दुल्हन बनाकर आप ले जा रहे हो तो दुल्हन तभी तो आगे बढ़ेगी, दुल्हन तभी तो वेट करेगी जब दूल्हा आएगा। अब दूल्हा आएगा ही नहीं तो क्या होगा? ये सिर्फ दूल्हे के इंतजार में, आपको मालूम है फीमेल का जो नेचर होता है वो ज्यादा वेट करने का तो होता नहीं है, आओ आओ नहीं आओ तो भाड़ में जाओ। इसी तरीके से यहां पर ये क्या करेगा, वेट, ये जो फीमेल है दुल्हन बनी बैठी है कितनी देर वेट करेगी दूल्हे का? मैक्सिमम 24 आवर्स, यानी एक एग रिलीज होने के बाद कितनी देर वेट करता है स्पर्म का? 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स तक ये नहीं आता है तो ये जो एग है ये अपने आप को डिजनरेट कर लेता है, खत्म हो जाता है। यानी कि जो एग यहां से रिलीज होता है, ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो किस स्टेज में रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte स्टेज में। ये कई बार पूछा जाता है कि जो एग रिलीज हो रहा है वो किस स्टेज में रिलीज हो रहा है? oocyte स्टेज में, सॉरी सेकेंडरी oocyte स्टेज में। अगर इन केस स्पर्म मिल गया इसको, अच्छा स्पर्म मिलकर ऐसा क्या काम करता है? स्पर्म जब मिलता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर बताया था बेटा स्पर्म का, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर बताया था, उस स्पर्म के स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि न्यूक्लियस के पास जो नेक रीजन होता है, मिडिल पीस और हेड के बीच में नेक रीजन होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल मैंने आपको बताए थे, एक डिस्टल और एक प्रॉक्सिमल। तो उसमें जो सेंट्रियोल होता है मैंने आपको बताया था ये सेल डिवाइड करने में मदद करता है, जाइगोट के फर्स्ट क्लीवेज में मदद करता है। तो जो यहां पर स्पर्म का जो सेंट्रियोल आता है, जब वो यहां पर एंटर कर जाता है तब वो इसको डिवाइड कराने में मदद करता है नेक्स्ट माइटोसिस सेल डिवीजन में। और जब माइटोसिस स्पर्म इसके अंदर एंटर कर गया, माइटोसिस सेकंड जब होगा, म्यूसिस सेकंड जब होगा, म्यूसिस सेकंड जस्ट लाइक टू माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है और जितने क्रोमोसोम यहां पर होते हैं सेम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पर फॉर्म करता है। यहां पर सिंगल सेट और यहां पर भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म करेगा और हैप्लॉइड एग यहां पर कन्वर्ट होता है। कब? आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। यानी एग कब कंप्लीट होता है? एग कब कंप्लीट होता है? जब स्पर्म उसमें एंटर कर जाता है फैलोपियन ट्यूब में। अदरवाइज जो एग रिलीज होता है, हर मेंसेस में जो एग रिलीज होता है वो रिलीज होता है एट सेकेंडरी oocyte, वो कंप्लीट एग नहीं होता सेकेंडरी oocyte, क्योंकि बिना स्पर्म के वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है और कंप्लीट एग में कन्वर्ट नहीं हो पाता। स्पर्म क्या चीज लेकर आता है? स्पर्म दो फैक्टर लेकर आता है यहां पर, एमपीएफ एंड एपीसी। एमपीएफ क्या है? माइटोटिक सॉरी मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। यहां पर जो ये रुकता है, देखिए एक बार तो यहां पर रुक गया, जब ग्रोथ फेज से पहले जब वेट कर रहा था ये, तब ये पूछा जाता है किस फेज में वेट करता है? ये डिप्लोटिन स्टेज में। अब यहां पर फिर से आगे आने के लिए फिर से रुक गया। अब क्यों रुक गया? अब यहां पर ये इसलिए डिवाइड नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं है। तो ये किस स्टेज में आकर रुकता है? माइटोटिक की कौन सी स्टेज में आकर रुकता है? ये रुकता है माइटोटिक की मेटाफेज स्टेज में आकर। मेटाफेज पर जब सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आ जाते हैं तब वहां पर आकर ये रुक जाता है और आगे डिवाइड नहीं कर पाता। लेकिन अगर स्पर्म आएगा तो स्पर्म दो चीजें लेकर आएगा, एक लेकर आता है मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर यानी मेटाफेज को बढ़ाने वाला, साथ में ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स यानी एनाफेज की तरफ ले जाने वाला, यानी इस सेल को डिवाइड करने के लिए ये सब्सटेंस लेकर आता है एमपीएफ और एपीसी, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स एंड एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये स्पर्म लेकर आता है साथ में अपने, और इस एग को फिर ये खुशी से कंप्लीट होता है और कन्वर्ट हो जाता है ooted में, एग में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है बेटा oogenesis। oogenesis में यहां पर आप देखेंगे तीन स्टेज में, पहला फेज मल्टीप्लिकेटिव फेज, दूसरा फेज ग्रोथ फेज और तीसरा फेज मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या हुआ? प्राइमोडियल जर्म सेल डिवाइड हुआ, oogonia बनाया। oogonia में जब ग्रोथ फेज में कोई एक फॉलिकल 60 to 80,000 में से कोई माइटोसिस के थ्रू हुआ, 2n नंबर ऑफ फॉलिकल है, इसमें से कोई एक डेवलप करेगा और oogonia बनाएगा। oogonia फिर म्यूसिस फर्स्ट होगा, फिर इसके बाद होगा मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में दो स्टेज होंगे, म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकंड। म्यूसिस फर्स्ट में यहां पर जब सेल डिवाइड करेगा तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल बनेंगे, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेंगे। लेकिन यहां पर ग्रोथ फेज में जब रिस्ट्रिक्ट होता है तो म्यूसिस फर्स्ट कब डेवलप होता है, कब रिस्ट्रिक्ट होता है? ये होता है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ म्यूसिस फर्स्ट।
और यहां पर ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही ऊपर से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच हार्मोन आता है, एफएसएच हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है और ये म्यूसिस फर्स्ट को कंप्लीट करता है, म्यूसिस फर्स्ट को कंप्लीट करता है और ये बनता है सेकेंडरी oocyte। अगर स्पर्म नहीं आया तो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही ये रिलीज हो जाता है यूट्रस के थ्रू और थ्रू मेंस्ट्रुएशन। और अगर स्पर्म आ जाता है, अगर स्पर्म आ जाता है तब ये अपना म्यूसिस सेकेंड कंप्लीट करता है, क्योंकि विदाउट स्पर्म इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता जिससे आगे डिवाइड नहीं कर पाता। मींस एग कंप्लीट एग में तभी कन्वर्ट होगा जब वो स्पर्म आएगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर ये तैयार इतनी देर, तो यहां पर इन्होंने 60-70 हजार लोगों में इसको एक को चुना और एक को फिर यहां पर बहुत टाइम वेट करवाया, वेट करवाकर फिर यहां पर डिवाइड करवा के तैयार करा, इसको दुल्हन बनाया। इसके बाद भी दूल्हा नहीं आया तो क्या करेगी दुल्हन? सुसाइड कर लेगी। तो बेचारा सुसाइड कर लेती है, डेथ हो जाती है। लेकिन फिर से कन्वर्ट कब होती है? जब इसे स्पर्म मिल जाता है, फिर ग्रो करती है और डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर लेती है? एग में। और फिर आगे डेवलप करके क्या बन जाती है? जाइगोट। समझ में आई बेटा बात? तो ये जो ओवरी में हमने लास्ट टर्म पे आपको पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्राइमोडियल जर्म सेल्स ऊगोनिया बनाते हैं। ऊगोनिया में यहां पर एक प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होता है, ग्राफियन फॉलिकल से फिर एग रिलीज होता है और एग रिलीज होने के बाद फिर बाकी का स्ट्रक्चर कार्पस ल्यूटियम फॉर्म करता है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहां पर जो एग रिलीज कर रहा है, यहां पर ये एग जो रिलीज कर रहा है ये किस स्टेज में कर रहा है? ये कर रहा है बेटा सेकेंडरी oocyte की स्टेज में। और ये यहां तक जो oogonia फॉर्म हो रहे हैं, ये oogonia कहां तक फॉर्म हो रहे हैं? ये हो रहे हैं प्रीनेटल स्टेज में, यानी कि माइटोसिस जो हो रहा है ये कहां पर हो रहा है? किस स्टेज में फॉर्म हो रहा है? ये फॉर्म हो रहा है ओवरी के अंदर जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में था। और फिर बाकी का जो साइकिल है ये कब हो रही है बेटा? ये हो रही है यहां पर ग्रोथ फेज में, आफ्टर प्यूबर्टी अटेन करने के बाद। समझ में आया बेटा? कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरे को आप ग्रुप पर भेज सकते हैं या आप अपनी ऐप पर किसी पे भी कमेंट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्लीज आप नोट्स से एक बार पढ़िएगा जरूर, जो पीडीएफ हमने अपलोड कर रखा है नोट्स के थ्रू थ्योरी में, उससे पढ़िएगा जरूर, तब आपको एक बार रिवाइज करने के बाद ये प्रॉपर समझ में आएगा। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि एग का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसा होता है, और फिर उसके बाद स्पर्म और एग फ्यूज कैसे करते हैं, आपस में मिलते कैसे हैं। फर्टिलाइजेशन का बहुत ही सुंदर प्रोसेस है, उसको हम पढ़ेंगे इसके बाद। पहले आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से एग रिलीज हो रहा है और एग की फॉर्मेशन हो रही है, जिसको हम बोलते हैं oogenesis। 3 स्टेज में होती है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव स्टेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मल्टीप्लिकेटिव फेज, मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में आपने देखा कि 2 बार म्यूसिस होता है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड। म्यूसिस फर्स्ट जब होता है, म्यूसिस फर्स्ट में 2 अनइक्वल बॉडीज बनती हैं, पहला सेकेंडरी oocyte और दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर उसके बाद जब दोबारा म्यूसिस सेकंड होता है, यानी माइटोसिस स्टेप जब होता है, इक्वेशनल डिवीजन जब होता है, फिर से 2 बॉडी बनती हैं, एक को हम एग बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी। 2 अनइक्वल जो बनती है क्या बोलते हैं बेटा? सेकंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी तब बनती है जब सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है, सेकेंडरी oocyte से डेवलप करता है एग, तब क्या फॉर्म होता है? सेकंड पोलर बॉडी, यानी 2 पोलर बॉडीज फॉर्म होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एग का, मैच्योर एग का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। मैंने आपको बताया एग के अंदर सेंट्रियोल तो होता नहीं है, इसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, विस्कस साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल बड़ा होता है इसके अंदर, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होता है इसके अंदर। देखिए, दिस इज न्यूक्लियस, ये ब्लू कलर से हमने बनाया, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस होता है। जितना मैं दिखा रहा हूं सिर्फ उतना देखने की कोशिश करिए। ये न्यूक्लियोलस बीच में और ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ होता है बेटा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये सेल साइटोप्लाज्म के चारों तरफ यहां पर प्रेजेंट है, ये आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेड कलर से जो दिखा रहे हैं ये क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये साइटोप्लाज्म, यानी सेल सिर्फ आप इतना समझिए, जो रेड रेड अंदर ये है दैट इज सेल। सेल के अंदर ये ब्लू कलर से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं वाइटलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? वाइटलाइन मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस यहां पर आपको नहीं दिख रहा, इधर मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज सेड टू बी दिस
वाइटलाइन मेम्ब्रेन। देखिए यहां पर हमने कुछ आपके लिए थ्योरी लिख रखी है। द मैच्योर ओवम इज स्फेरिकल इन शेप। जो मैच्योर ओवम होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, शेप में गोल होता है। हैप्लॉइड गैमीट होता है, ये आप देख ही चुके हैं, मियोसिस सेल डिवीजन के बाद हैप्लॉइड गैमीट फॉर्म होता है। इसके अंदर यॉक नहीं होता। जब अभी मैं oogenesis बता रहा था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि ऊज इसमें यॉक नहीं होता, एलेसिथल ह्यूमन बींग्स में कहा जाता है। यॉक की कमी इसलिए होती है क्योंकि ये एग यूट्रस के साथ अटैच रहता है, तो उसको नरिशमेंट डेवलप करने के लिए मिलता रहता है। उन ऑर्गेनिज्म में जैसे हैन हुई, जो एग ले करते हैं, बॉडी से अलग हो जाता है, उसमें यॉक की अमाउंट ज्यादा होती है। इट इज फ्री ऑफ यॉक, सो इट इज सेड टू बी एलेसिथल। ऐसे एग को हम क्या बोलते हैं? एलेसिथल। तो ह्यूमन एग इज एलेसिथल। इट्स साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड ऊप्लाज्म। इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म। और इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल। देखिए दिस इज जर्मिनल वेसिकल और यू कैन से न्यूक्लियस। इट्स साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? दिस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऊप्लाज्म। एग का साइटोप्लाज्म ऊप्लाज्म। बेटा यहां पर देखिए बेटा, दिस इज ऊप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म इट इज कॉल्ड ऊप्लाज्म एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल। इसके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल वेसिकल। कोई प्रॉब्लम बेटा इस बात में? इसके बाद इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ये जो रेड कलर की जो लेयर है इसको हम बोल रहे हैं वाइटलाइन मेम्ब्रेन। देखिए मैंने यहां पर लिख दिया, दिस इज वाइटलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एरो भी बना दिया है और ये डिटेल में भी लिखा हुआ है कि व्हाट इज वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा इसके बाहर एक और लेयर है, सॉरी ये अंदर, ये रही। इसके बाहर आपने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम वाइटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ब्लू कलर की एक और लेयर है जो ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो इन फॉलिकुलर सेल्स, जो इसके चारों तरफ सेल्स होते हैं, उन फॉलिकुलर सेल्स से सिक्रीट करी हुई एक लेयर होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, जिसको बोलते हैं जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा एक ऐसी लेयर है जो प्रोटेक्टिव लेयर है। अब जो है फीमेल डेवलप कर चुकी है, फीमेल मैच्योर हो चुकी है। आपने देखा होगा कि फीमेलाइन ये स्ट्रक्चर होता है, मतलब मजाक में बात कर रहे हैं कि फीमेलाइन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई फीमेल होती है उसके चारों तरफ उसके दीवाने आने लगते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर बना दी कि भाई मालूम है एग क्यों जा रहा है, इस पर में से मिलने आने वाले हैं और मिलियंस की तादाद में मिलने आने वाले हैं, तो इसको तो चाहिए एक जो सब में बड़ा राजकुमार होगा, जो सबको पेनिट्रेट, सबको फेल करता हुआ सबको आएगा और इसको एक को पेनिट्रेट कर देगा। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर जो बनाते हैं, अभी फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के दौरान ये लेयर फॉर्म होती है। तो यहां पर ये जो लेयर फॉर्म हुई है जो एग को स्पर्म से, बाकी स्पर्म से बचाती है, इसी को पेनिट्रेट करके स्पर्म को अंदर एंटर करना होता है। तो ये है, इस मेम्ब्रेन का नाम है जोना पेलिसुडा। क्या बोलते हैं बेटा इस ब्लू कलर की मेम्ब्रेन को? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, यानी कि वाइटलाइन मेम्ब्रेन और इसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है। उस स्पेस को हम बोलते हैं बेटा पेरी वाइटलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी वाइटलाइन स्पेस। जो इस अंदर को मैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको मैंने क्या बताया? वाइटलाइन मेम्ब्रेन। और बाहर जो एक ब्लू कलर से लेयर एक और बनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? जोना पेलिसुडा। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरी वाइटलाइन स्पेस। देखिए अनदर लेयर इज प्रेजेंट आउटर टू वाइटलाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड जोना पेलिसुडा, फॉर्म बाय द ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स जो उसको अरेंज, इसके चारों तरफ अरेंज हो जाते थे। इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स स्पेस इज प्रेजेंट नोन एज पेरी वाइटलाइन स्पेस। ये जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरी वाइटलाइन स्पेस। अच्छा, जो जोना पेलिसुडा है ब्लू कलर की, इसके बाहर आपने देखा है यहां पर ग्रीन कलर के जो मैंने सेल्स बना रखे हैं, ये जो सेल्स हैं ये रेडिएटेड सेल्स हैं जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने हैं। इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना तो आपने सुन ही रखा है, तो बहुत मशहूर हो गया। इस वर्ड का मतलब समझिए, कोरोना का मतलब होता है क्राउन। रेडिएट करता हुआ क्राउनिंग स्ट्रक्चर्स जो सेल्स हैं जिसको प्रोटेक्ट करते हैं। जब ये रिलीज होता है, एग जब रिलीज होता है अपने घर से, तो उसके सारे फ्रेंड्स साथ में चलते हैं, उसको फ्रेंड्स उसको प्रोटेक्ट करने चलते हैं। भाई घर में अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसके साथ में फ्रेंड्स को भी भेज दिया कि भाई जाओ इसके साथ में खेलते रहोगे तो आपको थोड़ी इसको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। तो ये प्रोटेक्ट करने वाले एक तरीके से सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। आउटर टू जोना पेलिसुडा, देखिए सर,
आउटर टू जोना पेलिसुडा वेरी थिक सेलुलर लेयर इज प्रेजेंट कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा है। अच्छा, यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि पोलर बॉडीज सिक्रीट होती हैं, जब डिवाइड होता है तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं म्यूसिस के दौरान, तो एक छोटा बनती है बॉडी, एक छोटी बनती है और एक सेकेंडरी oocyte बनता है। जो छोटी बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte, जो वहीं पर सिक्रीट कर दी जाती है। तो यहां पर ये देखिए दो बॉडीज बन रही है, प्राइमरी oocyte और ये सेकेंडरी oocyte, और ये पूरा एग जो बनता है वो सेकेंडरी oocyte बनता है, उसको फर्स्ट पोलर बॉडी, और जब सेकेंडरी oocyte एग में कन्वर्ट होता है अगले डिवीजन में तो उसको बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये है बेटा पोलर बॉडीज। व्हाट आर दीज? पोलर बॉडीज। दिख रहा है इधर? पोलर बॉडीज, ये पोलर बॉडीज हैं। अच्छा, ये पोलर बॉडीज जिस तरफ प्रेजेंट रहती हैं, अब जैसे ये पेन है, अब ये इसका ये टॉप है और ये बॉटम है, अब इसका तो बता सकते, लेकिन अगर ये बॉल हो, गोल हो, तो उसके एंड कैसे बताएंगे? अब यहां पर एंड को हम इस तरीके से बताएंगे कि जहां पर पोलर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं उसको तो हम बोलते हैं बेटा एनिमल पोल। क्या बोलते हैं? एनिमल पोल। उस एंड को बोलेंगे एनिमल पोल, और उसका जो अपोजिट एंड है, ये वाला जो सामने वाला एंड आ रहा है, इसको हम बोलते हैं वेजाइटल पोल। क्या बोलेंगे बेटा? वेजाइटल पोल। देखिए, द साइड ऑफ ओवम विच एक्सट्रूड्स पोलर बॉडी इज टर्म्ड एज एनिमल पोल एंड द अपोजिट साइड इज कॉल्ड वेजाइटल पोल। तो ये ऐसे पोल बन गया जहां पर पोलर बॉडी छोड़ रहा है ये एग, उसको हम बोल रहे हैं क्या? एनिमल पोल, और अपोजिट साइड को क्या बोल रहे हैं? वेजाइटल पोल। ओवम इज रिलीज्ड, देखिए ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवम किस तरीके से रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte की तरह रिलीज होता है, और कितनी देर सर्वाइव कर सकता है, कितनी देर एग वेट करता है स्पर्म का? 24 आवर्स। Ovum released as secondary oocyte from the ovary and it loses its ability to fertilize about 24 hours. 24 hours के बाद उसकी एबिलिटी को वो लूज कर देता है। इट इज ऑल अबाउट द एग। यहां पर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एग खत्म हो गया। अभी तक हमने पढ़ा इससे पहले लेक्चर्स में गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म कैसे फॉर्म होता है, फिर हमने पढ़ा स्पर्म का स्ट्रक्चर, फिर हमने पढ़ा एग कैसे फॉर्म होता है, oogenesis, और एग का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि स्पर्म और एग फ्यूज कैसे करते हैं, फर्टिलाइज कैसे होते हैं, और जाइगोट को कैसे बनाते हैं, और वो जाइगोट कैसे 9th मंथ में, पूरे 9th मंथ का मैं आपको डेवलपमेंट बताऊंगा कैसे कैसे डेवलप करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका एनिमेशंस के साथ आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा और साथ में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे बेबी की फॉर्मेशन उन 9th मंथ्स के दौरान होती है। इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो की स्टडी। तो यहां पर इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इसको ड्रॉ करिए और इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि एग के स्ट्रक्चर के बारे में इन पॉइंट्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।